दोस्तों, आखिर इस ब्रह्मांड की शुरुआत कब और कैसे हुई? आज से करीब 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग एक्सप्लोजन के कारण इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक ये लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है। यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिक इसी थियरी को अप्रूव करते हैं। पर यार, हम इंसानों की सोच यहीं पर जाकर नहीं रुकती। हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी अगर शुरुआत के बारे में सोचती है तो हमारे मन में अंत का ख्याल भी जरूर आता है। कुछ लोग मानते हैं कि लगातार एक्सपैंड होता ये यूनिवर्स एक दिन इतना विशालकाय हो जाएगा कि ये अपने आप टुकड़ों में ही बट जाएगा। तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्स के सारे स्टार खत्म हो जाएंगे और ये हीट की एब्सेंस के कारण पूरी तरह से ठंडा पड़ जाएगा। पर वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यूनिवर्स के एक्सपेंशन की लिमिट पूरी हो जाएगी। यह एक्सपेंड होने की जगह फिर वापस से श्रिंक होने लगेगा और एक दिन फिर से सिंगुलैरिटी में समा जाएगा। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है और यूनिवर्स ये रिवर्स गियर कब और कैसे डालने वाला है? वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शायद ये हमारी सोच से कहीं जल्दी होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स के एंड को लेकर दी जाने वाली इसी थियरी की बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर कब हमारा ब्रह्मांड वापस से श्रिंक होने वाला है। दोस्तों, एक्सेस साइंस के इस आर्टिकल में बताया गया है कि लेट 1990s में वैज्ञानिकों ने यह ऑब्जर्व किया था कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड लगातार इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। और यूनिवर्स के डिस्टेंट स्टार्स को ऑब्जर्व करने के बाद हमें यह पता चला था। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? वेल दोस्तों, यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी, ये चारों ही एक्सपेंशन में आई इस तेजी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इसके पीछे का रीजन वो मिस्ट्री है जिसे सुलझाने में हम अभी तक नाकाम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डार्क एनर्जी की। earthsky.org के इस आर्टिकल के अनुसार डार्क एनर्जी वो मिस्टीरियस फोर्स है जो समय के साथ साथ यूनिवर्स के एक्सपेंशन की रेट को कम करने के बजाय उल्टा उसे बढ़ा रहा है। लेकिन यार, यहाँ ये सवाल आता है कि क्या यह एक्सपेंशन लगातार इसी तरह बढ़ता रहेगा? वेल, इसके बारे में हम कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, पर ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि अगर यूनिवर्स में इनफ मास होगा तो ग्रेविटी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस एक्सपेंशन को रोक देगी और शुरुआत होगी द बिग क्रंच की। अब दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में अनगिनत तारे मौजूद हैं और उनसे निकलने वाली हीट और रेडिएशन से स्पेस का टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। पर क्या ये स्टार्स हमेशा रहने वाले हैं? वेल जी नहीं, स्टार्स की भी एक लिमिटेड एज होती है और उसके बाद वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के फेज में चला जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस यूनिवर्स में नए स्टार्स का फॉर्मेशन लगातार स्लो होता जा रहा है, यानी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यूनिवर्स के पूरे स्टार्स खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह न्यूट्रॉन स्टार्स और व्हाइट ड्वार्फ्स ले लेंगे जिनकी रेडिएशन ना के बराबर होती है। और दोस्तों, केवल यही नहीं बल्कि आज मौजूद सारे ब्लैक होल्स लगातार एक्सपैंड होते हुए अपने अंदर और ज्यादा मैटर को कंज्यूम करते जाएंगे। लेकिन हॉकिंग रेडिएशन के कारण एक दिन इनका भी मास खत्म हो जाएगा। यूनिवर्स के चारों ओर इनर्ट एनर्जी होगी जो इसे गर्म तो बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसे में इस ब्रह्मांड का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर चुका होगा कि यह ब्रह्मांड फ्रीज हो जाएगा और इसका अंत निश्चित होगा। अब यूनिवर्स के अंत के इस थियरी को हीट डेथ या बिग फ्रीज के नाम से जाना जाता है। हालांकि सोवियत मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्राइडमैन के अनुसार यूनिवर्स की किस्मत इसकी डेंसिटी से लिखी है। ये या तो ज्यादा हो सकती है या फिर कम। अब एक स्टेबल स्टेट में रहना इसके लिए इम्पॉसिबल है। अगर यूनिवर्स में मैटर होगा तो ग्रेविटी अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगी और एक्सपेंशन को रिवर्स कर देगी। अब फ्राइडमैन के इन कैलकुलेशंस के आधार पर वैज्ञानिक ये कल्पना करते हैं कि यूनिवर्स एक बार फिर से सुपर डेंस स्टेट में जा सकता है और सिंगुलैरिटी में बदल सकता है, या फिर क्या पता यूनिवर्स के सारे ब्लैक होल्स मिलकर एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल का फॉर्मेशन कर ले। अब इन बातों को सुनने के बाद वैज्ञानिक इस बात पर बिलीव करने पर मजबूर हो चुके हैं कि यूनिवर्स में एक साइक्लिक प्रोसेस चल रही है।
पहले ये सिंगुलैरिटी से एक्सपैंड होता है और डार्क एनर्जी इस एक्सपेंशन को लगातार इंक्रीज करती रहती है। इसके बाद ये एक्सपेंशन की लिमिट पर पहुंच जाता है और ग्रेविटी डार्क एनर्जी को मात देते हुए कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है और फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली ये फिर से सिंगुलैरिटी में समा जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि यूनिवर्स के साइक्लिक होने की बात हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कही गई है। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में यूनिवर्स के फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। पर दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा है जो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस यूनिवर्स के अंत के बाद क्या होगा? वेल दोस्तों, इसके बाद बिग बाउंस की बारी आएगी। ये वो थियरी है जो यूनिवर्स के साइक्लिक नेचर को कंसीडर करती है। इसके अनुसार एक नए यूनिवर्स की शुरुआत यानी कि बिग बैंग पिछले यूनिवर्स के कोलैप्स का इवेंट होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले यूनिवर्स का सिंगुलैरिटी में समा जाना ही नए यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए ट्रिगर पॉइंट का काम करता है। साल 1980s में एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसके अनुसार आज मौजूद ब्लैक होल्स यूनिवर्स के फॉर्मेशन और फाइनल स्टेट तक पहुंचने का एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। यानी कि इसकी स्टडी से हम ये समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्स अपनी फाइनल स्टेट में कैसे पहुंचेगा और कैसे ये कोलैप्स कर सकता है। पर यार, इससे पहले कि हम यूनिवर्स के कोलैप्स होने और अल्टीमेटली खत्म हो जाने के बारे में बात करें, हमें ये समझना होगा कि आखिर यूनिवर्स एक्सपैंड ही क्यों हो रहा है। वेल दोस्तों, बिग बैंग एक्सप्लोजन वो ट्रिगर था जिसने अर्ली यूनिवर्स में एक्सपेंशन को शुरू किया था, लेकिन फिर उसके बाद से ही यूनिवर्स में दो ताकतों के बीच युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां ग्रेविटी है तो दूसरी तरफ है डार्क एनर्जी। ग्रेविटी मैटर को करीब लाती है और डार्क एनर्जी इसको दूर करने में लगी रहती है। अब ये यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट, ये इन दोनों फोर्सेस के बीच की जंग के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। बिग बैंग के होने के बाद कुछ करोड़ सालों तक यूनिवर्स का एक्सपेंशन काफी तेजी से हुआ था, लेकिन उसके बाद ग्रेविटी ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया। मैटर आपस में जुड़ने लगे, इसने स्टार्स और प्लैनेट्स जैसी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाए और फिर ये गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर्स बनाए। अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स का एक्सपेंशन काफी स्लो हो चुका था और गैलेक्सी क्लस्टर्स के बीच का गैप काफी स्लो रेट से इंक्रीज हो रहा था। पर आज से करीब 700 करोड़ साल पहले यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट अचानक से बढ़ जाता है और वो आज भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में आई इस तेजी की वजह हम डार्क एनर्जी को मानते हैं। डार्क एनर्जी हमारे इस यूनिवर्स के टोटल मास एनर्जी एग्रीगेट का 70% है और दोस्तों, हम इंसानों को इस 70% के 0.001% का भी अता पता नहीं है। डार्क एनर्जी के नेचर के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिक दो अलग अलग आइडियाज देते हैं। अब नासा की वेबसाइट पर हमें इसके बारे में कुछ ये एक्सप्लेनेशन मिलती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में बुनी हुई है, यानी कि इसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स हमेशा कांस्टेंट होगा और यूनिवर्स लगातार हमेशा के लिए एक्सपैंड ही करता रहेगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में की गई ऑब्जर्वेशन से तो यही समझ में आता है कि डार्क एनर्जी कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये कांस्टेंट होती तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन की रेट एक्सेलरेट नहीं करती। साल 1998 में एक थियरी के अनुसार डार्क एनर्जी यूनिवर्स में क्वाइंटेसेंस नाम के एक अनडिस्कवर्ड सब्सटेंस के रूप में पाई जाती है और फिजिक्स वर्ल्ड की वेबसाइट पर हमें इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। दरअसल क्वाइंटेसेंस समय के साथ चेंज होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक्सपेंशन को ही सपोर्ट करे, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं। अब एक गिवन टाइम पर इनमें मौजूद काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो ये तय करता है कि इनका नेचर अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्सन का। अब यार, ये भी जरूरी नहीं है कि एक टाइम पर पूरी की पूरी डार्क एनर्जी रिपल्सिव ही हो, कुछ हिस्सा अट्रैक्टिव भी तो हो सकता है। इसके कारण यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो होगा। अब अगर ज्यादातर हिस्सा रिपल्सिव है तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन बहुत तेजी से होगा, जैसे कि फिलहाल हो रहा है। और जिस दिन ये पूरी तरह से अट्रैक्टिव हो जाएगा उस दिन ग्रेविटी डार्क एनर्जी से जीत जाएगी और यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कोलैप्स हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर वो दिन कब आएगा? वेल दोस्तों, अमेरिकन फिजिसिस्ट पॉल स्टेनहार्ट और उनकी टीम ने मिलकर आने वाले करोड़ों सालों के लिए क्वाइंटेसेंस के प्रॉपर्टीज के चेंज को प्रेडिक्ट किया है। उनके अनुसार समय के साथ साथ डार्क एनर्जी का डीके शुरू हो जाएगा और यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीमा होता जाएगा। अब क्योंकि हम डार्क एनर्जी के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं रखते हैं तो कंप्यूटर सिमुलेशन से भी एग्जैक्ट रिजल्ट्स हासिल करना काफी कठिन है।
क्वाइंटेसेंस का फिजिकल मॉडल इस बात की ओर इशारा करता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन फास्ट नहीं हो रहा है, बल्कि ये बहुत समय पहले ही धीमा होना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि अगर ऐसा है तो आने वाले 5 से 6 करोड़ सालों में ही ये पूरी तरह से रुक जाएगा और हम फिर रिवर्स साइकिल में एंटर कर जाएंगे। हालांकि यार कुछ दूसरे एनालिसिस बताते हैं कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन ऐसे अचानक से तो नहीं रुकने वाला। ये इतनी स्लो रेट से कम होगा कि हम इंसान या फिर उस समय मौजूद ह्यूमन सिविलाइजेशन इसको समझ भी नहीं पाएंगे। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है और इस यूनिवर्स की फाइनल डेस्टिनी क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। डार्क एनर्जी की पहेली को सुलझाना ही इस रहस्य को डीकोड करने का पहला चरण है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि यूनिवर्स फैल रहा है, इसकी खोज सबसे पहले किस एस्ट्रोनॉमर ने की थी? आपके ऑप्शंस है स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एडविन हबल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दो, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए उस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।